हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बना रहे हैं और डिटेल में स्टडी करेंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का सेक्शन 2.3 थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे प्रीवियस सेक्शंस और यूनिट 1 के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बीएड में, आप उसे किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कोलबर्ग की जो फाइंडिंग थी वो किस तरह एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस की, उनका एक्चुअली रिसर्च का जो मोटो था वो क्या था और उनका जो प्रोसेस था रिसर्च का वो भी, उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, राइट इज एजुकेशन इम्प्लीकेशन, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग एंड राइट इज एजुकेशन इम्प्लीकेशन। क्वेश्चन जैसे भी आए, ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। और हम इसके आंसर को डायरेक्टली जंप करने से पहले पहले जान लें कि कोलबर्ग किस तरह रिसर्च करते थे और उनकी रिसर्च की जो मोटो थी और उनकी फाइंडिंग क्या थी, दोनों ही चीजें। तो कोलबर्ग का जो रिसर्च था वो मोरल डेवलपमेंट पर था। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये कि एक इंडिविजुअल किस तरह अपने सोसाइटी में दूसरों के साथ व्यवहार करता है उसे मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। अपनी सोसाइटी के नियमों को मानना भी मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। और एक जजमेंट, जो एबिलिटी कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, उसे भी मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। कोलबर्ग पाइगेट से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनका जो तरीका था वो था कि वो क्वेश्चनिंग तरीका था। वो एक ग्रुप ऑफ लोगों को क्वेश्चन करते थे और वो जो क्वेश्चन थे वो थे मोरल डायलेमा पर क्वेश्चन थे, और उनके बाद उनके जो आंसर थे उसके बेसिस पर वो अपनी फाइंडिंग किया करते थे। लोग ने अपने एक्सपेरिमेंट में नियर अबाउट 70 से 72 इंडिविजुअल्स को लिया था, जो बच्चे थे 10 से 16 साल तक, और वो हर एक बच्चे को क्वेश्चन दिया करते थे, ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन दिया करते थे और उनके व्यूज जाना करते थे। और ये जो चीज थी वो 20 साल तक उन्हीं बच्चों के साथ उन्होंने की। शुरुआत में जो 70 से 72 बच्चे थे वो एट द एंड 60 बच्चों तक आ गए थे, वही बच्चे। और हर 3 साल में वो उन बच्चों को बुलाया करते थे, एक 2 घंटे का सेशन होता था और इन 2 घंटों में वो उनसे 8-10 क्वेश्चन पूछा करते थे और उनके व्यूज जाना करते थे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, यूनिट 1 का मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिविजुअल को 20 साल तक स्टडी किया था, हर एक स्टेज में वो उन्हें क्वेश्चंस पूछा करते थे और ये सेशंस उनका चलता रहा। अच्छा, आप बताइए ये जो अप्रोच है वो कैसा है, ये लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है या क्रॉस सेक्शन अप्रोच है? अगर आपका जवाब लॉन्गिट्यूडनल है तो आप सही हैं, और अगर आपका जवाब क्रॉस सेक्शन है तो आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच वो अप्रोच होता है जब हम एक ही इंडिविजुअल को बहुत लंबे समय तक स्टडी करते हैं और टाइम टू टाइम उन्हीं को ही बुला के हमें स्टडी किया जाता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। पर क्रॉस सेक्शन वो होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर एज में एक ग्रुप को स्टडी करते हैं और दूसरे एज ग्रुप के लिए हम दूसरे ग्रुप को स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कोलबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो क्वेश्चंस चूज किया करते थे उसे मोरल डायलेमा बोला जाता है। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। और जिसको एक क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगी जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, वो था हेंज डायलेमा। उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसकी बीवी बहुत बीमार होती है, जिसका नाम हेंज होता है, और वो मेडिसिन के लिए उसे ढूंढता है पर मेडिसिन नहीं मिलती। फिर उसे पता चलता है एक जगह पे मेडिसिन है। जब वो खरीदने जाता है तो शॉपकीपर उसके बहुत ज्यादा पैसे बोलता है जो उसके पास नहीं होते। तो हेंज को क्या करना चाहिए? हेंज को क्या अपनी बीवी को ऐसे ही मरते छोड़ देना चाहिए, या फिर उसे उस शॉपकीपर रात में जाके उस मेडिसिन को चोरी कर लेना चाहिए? तो हेंज ने एक्चुअली वही किया, उसने मेडिसिन रात में जाके चोरी कर ली। तो ऐसे सिनेरियो देने के बाद कोलबर्ग पूछा करते थे कि क्या ये सही एक्ट है, क्या ये लीगल है और मोरली सही है, क्या उसे करना चाहिए या अपनी बीवी को मरते देना चाहिए, या अगर उसने अपनी बीवी के लिए एक्ट किया, क्या वो किसी दूसरे के लिए भी एक्ट करता तो उतना ही जस्टिफाइड होता, या क्या इस एक्ट के लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजिंग सिनेरियो देकर वो हर इंडिविजुअल से पूछा करते थे। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका जो मेन पॉइंट था रिसर्च का कि क्या मोरल वैल्यूज एज के साथ चेंज होती है, तो उनका फाइंडिंग निकला हाँ, एज के साथ मोरल वैल्यूज चेंज होती है। मोरल वैल्यूज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है
जो हर एज में, चाइल्डहुड में अलग मिलता है, एडोलेसेंस में अलग मिलता है और एडल्टहुड में एक अलग स्टेज में मिलता है। दूसरा जो चीज़ वो फाइंड आउट करना चाहते थे कि क्या कितना कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है एक मोरल डेवलपमेंट में, तो उन्हें मिला कि कल्चर का तो इन्फ्लुएंस रहता ही है, पर उसके साथ एक इंडिविजुअलिस्ट इन्फेक्ट भी रहता है, क्योंकि एक घर में जब 4 लोग रहते हैं, एक ही एज ग्रुप में रहते हो, तब भी चारों एक स्टेज में नहीं होते मोरल डेवलपमेंट के। चारों अलग-अलग स्टेजेस में हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल सोच पे भी कुछ चीज़ें जाती है। उनकी और एक फाइंडिंग उन्होंने पाई कि जो 6 स्टेजेस उन्होंने बताया मॉडल डेवलपमेंट में, उन्होंने देखा कि जो लोअर स्टेजेस है वो लोग ऑलमोस्ट सारे पार कर लेते हैं, पर हायर स्टेजेस की ओर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। और जो 6 स्टेज है, वो अपने एक्सपेरिमेंट टाइम में उन्हें ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं मिला था जो वो 6 स्टेज में हो। तो उनका ये मानना था कि बहुत ही कम लोग उस 5th एंड 6th स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर वापस, और आप किस तरह इस आंसर को लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आया एक्सप्लेन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, राइट्स इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो फ्रेंड्स पहले आप मोरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखिएगा, व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद कोलबर्ग के बारे में कुछ लिखिएगा। थर्ड आपका आएगा कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में लिखिएगा, और उसके बाद आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे आइएगा। तो अब चलते हैं मोरल डेवलपमेंट। Moral development is the process by which an individual develop proper attitudes and behaviors towards other people in society based on social and cultural rules and laws। यानी एक इंडिविजुअल किस तरह दूसरों के साथ बात करता है, व्यवहार करता है, और इन सोसाइटी, और ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, सोशल और कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस होता है। इट टीचेस एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। मोरल वैल्यूज एक इंडिविजुअल को टीच करते हैं कौन सी चीज सही होती है और कौन सी चीज गलत। कोलबर्ग के बारे में आते हैं। कोलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही प्रपोज थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उन्होंने प्रपोज किया था स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ही ऑब्जर्व दैट मोरल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल follows a pattern and not just acquired from parents and elders। जिस तरह फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कोलबर्ग की फाइंडिंग ये थी कि मोरल डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंडिविजुअल में जाता है, और डायरेक्टली सिर्फ अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस्ड हो, एल्डर से इन्फ्लुएंस्ड हो, ऐसा नहीं होता। मोरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस होते हैं, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है ये आप एग्जाम में ड्रॉ कीजिएगा। ये एक पिरामिड की तरह इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोअर स्टेज में लोगों का पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर है, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बहुत कम इंडिविजुअल ही जा पाते हैं। आप कहें तो जो 5th एंड 6th स्टेज है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन या फिर नेल्सन मंडेला जैसे कुछ पर्सनालिटीज जाएंगी, जिन्होंने देश और हमारे विश्व को एक नई दिशा दी, क्योंकि उनकी सोचने का तरीका समय से कहीं आगे का था। प्री कन्वेंशनल सोच ये होती है जिसमें मी एंड माइंड का सोच आता है। अगर मुझे कोई चीज पनिशमेंट दे रही है तो वो गलत है, और किसी चीज से अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो सही है। कन्वेंशनल जो स्टेज आता है जिसमें ये माना जाता है, इंडिविजुअल ये मानता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस सही रहती हैं और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसे फॉलो करें तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा और वो सही होता है। अगर कोई चीज हमें अप्रिसिएशन देती है तो वो सही है हमारे लिए, और ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी मानना जरूरी है। पोस्ट कन्वेंशनल सोच ये कहती है कि जो ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इंडिविजुअल के बेटरमेंट के लिए बने हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमें उसे बदल देना चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि इंडिविजुअल का अपने प्रिंसिपल के हिसाब से वो जीवन जीता है, वो सोसाइटी के नियम के हिसाब से नहीं जीता। हम अगर डिटेल से स्टडी करें तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड, यहाँ इंडिविजुअल के जो मोरल वैल्यूज है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं पनिशमेंट से, यानी किसी चीज के लिए अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही तो वो काम करना सही है। सेकेंड जो स्टेज है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यहाँ इंडिविजुअल तभी एक मोरल वैल्यू वो काम में नजर आएगा उसे जहां उसको बेनिफिट हो रहा है। अगर उसे इन रिटर्न कोई फायदा हो रहा है तो वो मोरली सही है, अदरवाइज वो काम सही नहीं है। जो थर्ड आ रही है वो है म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ आता है गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट। इस जगह पर एक इंडिविजुअल वही काम को सही समझता है जो उसे अप्रिसिएशन देते हैं, जिसकी वजह से उसे एक सोसाइटी में कहा जाए एक गुड ह्यूमन बीइंग का टैग मिले।
वो उसे सोचता है वही काम मोरली सही है। जो फोर्थ स्टेज आता है वो है सोशल सिस्टम कंसाइंस लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड। यहाँ इंडिविजुअल बहुत स्ट्रेस देते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी इनका मानना यह है कि वही चीज जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करती है वही मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ती हैं वो मोरल वैल्यूज नहीं है। जो फिफ्थ है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। यहाँ इंडिविजुअल थोड़ा सा रिलेटिवली सोचता है रूल्स एंड लॉज को, और ये मानता है कि रूल्स एंड लॉज इंडिविजुअल के बेटरमेंट के लिए बनी है, अगर नहीं हो रही तो उसे चेंज कर दो, और रूल्स वही होने चाहिए जो लार्जर पॉपुलेशन के लिए हेल्पफुल हो, और इसी बेसिस पर डेमोक्रेसी भी बेस्ड है। लास्ट जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिस तरह मैंने कहा यहाँ इंडिविजुअल अपने रूल्स बना के जीता है, वो गलती इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लोग क्या कहेंगे, लॉज नहीं मानती, सोसाइटी नहीं मानती, बल्कि वो इसलिए नहीं करता क्योंकि अपने खुद के प्रिंसिपल उसे अलाउ नहीं करता। जिस तरह महात्मा गांधी भी काफी सारे प्रिंसिपल इसी बेस पे थे क्योंकि वो खुद कुछ प्रिंसिपल अपने लिए बनाए थे और उन्हीं प्रिंसिपल पर वो चलते थे, तो वो इस तरह की ही यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज में जाती है। आप जब लिखे प्रिंसिपल पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में, उसमें आप लिखिएगा चाइल्ड डिसाइड्स व्हाट इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज पनिश, यानी वही चीज गलत होती है जिसमें पनिशमेंट मिलती है, उसी के हिसाब से हमारे मोरल वैल्यूज यहाँ जाते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता कि सही क्या है और जिसमें पनिशमेंट नहीं मिल रहा उसमें क्या है, तो दोनों ही चीजें उसे एक जैसी लगती हैं। अगर कोई चीज में पनिशमेंट नहीं मिल रहा यानी वो सही है। जो थर्ड है, बिगर द पनिशमेंट फॉर द एक्ट द मोर बैड द एक्ट इज परसीव्ड टू बी, यहाँ चाइल्ड ये फील करना शुरू कर देता है कि अगर कोई सी चीज के लिए ज्यादा पनिशमेंट मिल रही है वो ज्यादा बुरा है, कम पनिशमेंट मिल रही है वो कम बुरा है। इस स्टेज पे एडल्ट्स हैव सुपीरियर पावर, यहाँ एडल्ट्स का सुपीरियर पावर होता है, यानी पूरा बच्चे का जो मोरल वैल्यू है वो बड़ों की ही पनिशमेंट पर डिपेंडेंट होता है। जो सेकेंड स्टेज है वो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ आता है इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवॉर्ड रादर देन पनिशमेंट, यानी ऊपर वाले फर्स्ट स्टेज में पनिशमेंट गाइड करता था, सेकेंड स्टेज में रिवॉर्ड गाइड करता है कि अगर कोई चीज मुझे रिवॉर्ड दे रही है तो वो सही है। चाइल्ड फॉलोज रूल्स व्हेन इट इज इन हिज इमीडिएट इंटरेस्ट, अगर उसे इमीडिएटली किसी चीज में फायदा नजर आ रहा है तो वही रूल वो फॉलो करेगा। गुड वर्क इज बेस्ड ऑन व्हाट ब्रिंग्स प्लेजर टू चाइल्ड, गुड वर्क वही होता है, सही काम वही होता है जो एक बच्चे को खुशी दे। इस स्टेज में बच्चा वही काम करेगा जो उसे खुशी दे रहा है। His moral judgment depends upon self-interest and what is achieved in return. तो यहाँ जो मोरल जजमेंट होता है बच्चे का वो खुद के इंटरेस्ट पर होता है, अगर फायदेमंद है तो वो करेगा, अगर रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा है तभी करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये कॉन्सेप्ट इस स्टेज में देखी जाती है। म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ इट इज गुड बॉय गुड गर्ल लेवल, यहाँ चाइल्ड अपने को गुड बॉय या गुड गर्ल प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लॉयल्टी ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है लॉयल्टी पर, ट्रस्ट पर, रिस्पेक्ट पर और ग्रेटिट्यूड पर। एफर्ट इज गिवन टू मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर्स, और यहाँ बच्चे बहुत एफर्ट देते हैं टीम वर्क पर, फ्रेंडली रिलेशनशिप पर, कोऑपरेशन पर, शेयरिंग पर, क्योंकि जब वो ये सारी चीजें करते हैं, कोऑपरेशन, शेयरिंग और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तभी उन्हें गुड गर्ल और गुड बॉय का लेवल मिलता है। इसीलिए ये सारी चीजें फ्रेंडली रिलेशनशिप वो दूसरों के साथ मेंटेन करता है। और लास्ट में लिखिएगा इन दिस द मोरल वैल्यूज आर फोकस्ड ऑन द फैमिली और स्मॉल ग्रुप इन विच द चाइल्ड बिलोंग्स, तो यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो गुड गर्ल गुड बॉय का जो लेवल है और ट्रस्ट लॉयल्टी का जो लेवल है वो एक बहुत छोटे ग्रुप तक इन्फ्लुएंस होता है, यानी फैमिली में उसके फ्रेंड सर्कल 4-6 फ्रेंड है या क्लासरूम है, उसी में ही उसकी पूरी जिंदगी रहती है और उसके पूरे मोरल वैल्यूज वही कुछ लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर उन्हीं के बीच वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है तो वो काम सही है, वो सोसाइटी की तरह ज्यादा सोच नहीं पाता, उसकी जो मोरल व्यू सोसाइटी के लिए नहीं जा पाते। पर नेक्स्ट स्टेज में ये आता है सोशल सिस्टम कंसाइंस लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यहाँ इंप्रूवमेंट नेक्स्ट स्टेज यानी छोटे ग्रुप से एक बड़े ग्रुप की तरफ इस स्टेज में आया जाता है। यहाँ मोरल वैल्यूज आर फोकस्ड टू सोसाइटी एंड सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ के स्टेज में बच्चे अपने छोटे फैमिली ग्रुप से निकल के सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं।
द पर्पस ऑफ मोरालिटी इज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, फुलफिलिंग ड्यूटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो यहाँ इंडिविजुअल की जो मेन एफर्ट रहती है वो ये रहती है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी ड्यूटीज सोसाइटी के लिए निभानी है, देश के लिए निभानी है, सबके लिए कुछ करना है। तो ये और मुझे सोसाइटी के लिए अपना कुछ वैल्यू और कंट्रीब्यूशन देना है। तो ये पर्पस, ये मोरल वैल्यूज यहाँ बनती हैं। और उसके साथ बनता है अपहोल्डिंग लॉज एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केसेस आर कंसिडर्ड गुड। तो यहाँ वो अपने से ज्यादा लॉज को इम्पोर्टेंस देता है और वो मानता है कि एक्सट्रीम अगर बहुत कुछ बुरा नहीं हो रहा तो हमें लॉ को मानना ही चाहिए। जो फिफ्थ आती है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। यहाँ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट मोरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज सेम। तो यहाँ बच्चे में सोच ये आ जाती है कि कोई चीज अगर मोरली राइट है पर लीगली वो राइट हो, ये जरूरी नहीं है। वैल्यूज आर अंडरस्टूड एज रिलेटिव एंड लॉज एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कैन बी चेंज्ड इफ दे फेल टू डू सो। फ्रेंड्स, यहाँ दो चीजें हैं। पहले अब तक की बच्चों की जो सोच थी वो थी कि जो रूल्स एंड लॉज है वो एब्सोल्यूट है, पर यहाँ आता है कि रूल्स एंड लॉज जो है, वैल्यूज है, वो रिलेटिव है। अगर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव को आप समझें तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी इसे, कि अगर आपके पास एक लकड़ी है, एक 5 इंच की लकड़ी है, और आपको बोला क्या है कि क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक 5 इंच की लकड़ी है, तो दिस इज एब्सोल्यूट, मतलब जो है वही है। पर अगर आपके पास एक 10 इंच की लकड़ी आप उसके पास ला लेते हैं, तो आप बोलेंगे ये लकड़ी जो 5 इंच की है वो 10 इंच से छोटी है, तो यहाँ वो रिलेटिव होता है। और या फिर एक 2 इंच की लकड़ी ले आए, तो आप बोलेंगे मेरी जो लकड़ी है 5 इंच की वो 2 इंच से लंबी है, तो ये आती है रिलेटिव, मतलब किसी दूसरे को देखकर आप कंपेयर करना। तो यहाँ जो वैल्यू अब तक की जो वैल्यू थी, जो फोर्थ स्टेज में हमने देखा, वो एब्सोल्यूट थी, यानी जो नियम है उसे हम मानना ही है क्योंकि वो ही सही है। पर यहाँ रिलेटिव आ जाती, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चेंज किए जाते हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए चेंज किए भी जा सकते हैं और करने भी चाहिए। तो वैल्यूज आर अंडरस्टूड एज रिलेटिव एंड लॉज एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉज क्या होता है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका काम क्या होता है? फॉर बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड कैन बी चेंज इफ दे फेल टू डू सो। और अगर वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा रूल्स एंड लॉज, तो उसे चेंज कर देना चाहिए। चाइल्ड एक्ट्स टू अचीव द ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर, यानी बड़े गुड, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए और बहुत लोगों के बड़े करने के लिए, बहुत लोगों की हेल्प के लिए उस वो अपनी कोशिश में लगा रहता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज थियोरिटिकली बेस्ड ऑन दिस स्टेज। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इसी स्टेज पर बेस्ड है। जो लास्ट जो स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें जाता है द पर्सन डेवलप एंड फॉलो सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स एंड लॉज को लेकर अपने प्रिंसिपल चेंज नहीं करता, बल्कि खुद के अपने प्रिंसिपल बनाता है जिस पर वो अपनी जिंदगी जीता है। वो किसी को दूसरे के हिसाब से जिंदगी नहीं जीता। हर कंसाइंस डोमिनेट ओवर लॉस। तो उसका जो कॉन्साइंस है, अपनी आत्मा की जो फीलिंग है, वो डोमिनेट करती है किसी भी रूल्स एंड लॉज को। इंडिविजुअल अंडरस्टैंड दैट लॉज आर चेंजेबल एंड इंडिविजुअल वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट एंड लॉज शुड रिफ्लेक्ट वैल्यूज। और यहाँ उसकी सोच ये कहती है कि जो लॉज है वो चेंजेबल होते हैं। लॉज एक तो बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, और नहीं हो रहे तो उसे चेंज कर देना चाहिए। और लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब हर एक इंडिविजुअल की सोच और अपनी जो वैल्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए लॉ। लॉ उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। तो यहाँ जो होते हैं इंडिविजुअल्स, वो लॉज बनाते हैं, नए लॉज बनाते हैं, और एक्चुअली इन इंडिविजुअल्स जब वे बनाते हैं तो लोग इन्हें फॉलो करते हैं। आप ये समझिए बुद्धा इसमें जाएंगे, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जाएंगी जिन्होंने अपने नियम बनाए और अपनी कम्युनिटी बनाई, और लोगों ने उन्हें फॉलो किया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। ये 6 स्टेज आता है। मोरल वैल्यूज की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसमें आप लिखिएगा, फर्स्ट, स्कूल शुड प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन देम इन अ नेचुरल वे। यानी स्कूल का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों में मोरल वैल्यूज अपने आप समझ में आए, उन्हें वो समझे इम्पोर्टेंस टीम स्पिरिट का, लॉयलिटी का, ट्रस्ट का, इन सब चीजों का वो अपने आप इम्पोर्टेंस समझे। सेकंड लिखिएगा,
School should be sympathetic to problems of children, especially adolescent. स्कूल दयावान होना चाहिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर। टीचर्स बहुत पेशेंट होने चाहिए बच्चों को लेकर, खासकर एडोलसेंट बच्चों को लेकर वो बहुत ही स्थिर होने चाहिए। और उनकी वहाँ टीचर्स और जो मैनेजमेंट है वो ऐसा टीचर और मैनेजमेंट ना होकर एक काउंसलर की तरह और एक फैसिलिटेटर की तरह भी काम करने चाहिए। जो थर्ड है वो लिखिएगा आप, अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर यूजफुल एक्टिविटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अदर मोरल वैल्यूज। स्कूल सिर्फ पढ़ाई पर जोर नहीं देना चाहिए बल्कि स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज पर भी जोर देना चाहिए, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स हो, डिबेट हो, या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो, इन सब चीज़ों पर भी जोर होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मोरल वैल्यूज एनहांस करवाती हैं बच्चों में। जो फोर्थ पॉइंट लिखिएगा वो लिखिएगा, अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हेल्दी सेक्स एजुकेशन। ये एडोलेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्कूल को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए एडोलेसेंट बच्चों के लिए फॉर अ हेल्दी सेक्स एजुकेशन। फिफ्थ जो है वो है, ideals of patriotism, nationalism, citizenship and self-sacrifice must be fostered in children। यानी बच्चों में देशभक्ति की भावना और एक नेशनलिटी की भावना जागरूक करने के लिए सेमिनार्स हेल्ड करने चाहिए, एग्जाम्पल सेटअप करने चाहिए। हर दिन या फिर वीकली एक बार एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बच्चे समझे कि पैट्रियटिज्म होती क्या है, देशभक्ति होती क्या है और सेल्फ सेक्रीफाइस क्या होता है। इस सब चीज़ों को भी स्कूल एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो सिक्स्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो होगा, टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड सेट देमसेल्फ एज बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर देयर वार्ड एज रोल मॉडल। बच्चे रिफर करते हैं, देखते हैं टीचर्स और पेरेंट्स को एज अ रेफरेंस, तो उन्हें एज अ रोल मॉडल होना चाहिए। वो अपनी मोरल वैल्यूज से बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, जैसे कि टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं तो पार्थक्य न करें, सारे बच्चे उनके लिए एक समान हो, जब जजमेंट लेते हो और सही और गलत जो भी डिसीजन लेते हो वो सारी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट्स की वो बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो टीचर्स और पेरेंट्स को एक रोल मॉडल की तरह बच्चों के सामने होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरा कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई इश्यूज है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तब भी लिखिएगा, मुझे अच्छा लगता है पढ़कर, मैं आपके व्यूज़ हमेशा पढ़ती रहती हूँ। और काफ़ी बार बहुतों ने मुझसे आपने पूछा कि आईसीटी पर कब बना रही हूँ या फिर इंग्लिश पर कब बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। अगर अभी ये ख़त्म होने के बाद ही उन सब्जेक्ट्स पर जा पाऊँगी मैं, पर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं समझना, वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं पहले उस टॉपिक पर बना दूँगी। ऐसा कोई मैं इश्यू नहीं है कि वो उसको बाद में ही बनाना है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई पोर्शन ऐसी है इन सब्जेक्ट्स में जो समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।